नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष नामवर सिंह जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है बापू की विरासत। उत्तराधिकार के लिए सबसे बड़ा युद्ध भारतीय इतिहास में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों में बताया जाता है। पूरा बयान तो नहीं मिलता, लेकिन इतना पता जरूर चलता है कि शाहजहां अपने बड़े और विद्वान पुत्र दारा को ही राजगद्दी देना चाहता था। लेकिन उससे बड़ा युद्ध आज दिखाई पड़ता है। बापू अचानक दिवंगत हो गए। राम को छोड़कर अंतिम समय और कुछ नहीं कह गए। जिन्हें राजगद्दी लेनी थी उन्होंने तो ली, लेकिन उनके दूसरे सपूत भी इस बीच गले के जोर से सिद्ध करते रहे कि बापू के सच्चे उत्तराधिकारी हम ही हैं। शायद ही कोई राजनीतिक दल इस उत्तराधिकार से बचा हो। अब तक तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली हालत थी। अंत काल तक पछताने के लिए कोई नहीं रहा। लेकिन आज के अखबार में जब यह खबर मैंने देखी तो दंग रह गया। सरकार चुनाव बिल पास करके आगामी चुनाव में गांधी जी के नाम का उपयोग अनैतिक घोषित करने जा रही है। यह तो वही जाने जो झूठे अपनी दाढ़ी टटोल रहे हैं। लेकिन बात रह रहकर मेरे मन में उठ रही है कि बापू की वसीयत की। नेहरू जी ने बापू के स्वर्गारोहण के समय अपने भाषण में शायद कहा था कि अब वह ज्योति हम कोटि कोटि भारतीयों में बिखर गई है। उस दिन इसका अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन आज वह कुछ खुल रहा है। यह बात बापू की आत्मा के विषय में नहीं, उनकी वसीयत के बंटवारे के विषय में कही गई थी। उस बंटवारे का पता मुझे विश्वस्त सूत्रों से लगा है। यहाँ मुख्य मुख्य बातों की सूचना दी जा रही है। गांधी जी के गुरु के विषय में चेले अक्सर लड़ते ही हैं, लेकिन गुरु के विषय में भी कभी कभी काफी छीना झपटी होती है। मशहूर है कि गांधी जी के गुरु 3 बंदर थे, परंतु तीनों को कोई एक आदमी न लूट सका। सुनते हैं कि 2 बंदरों को तो सरकार उठा ले गई है। एक तो वह जिसने दोनों हाथ से कान बंद कर लिए हों, और दूसरा वह जिसने आंखें बंद कर ली हैं। ठीक भी है, आखिर जो अंधेर हो रहा है उसे देखने के लिए ये आंखें थोड़ी बनी हैं। उससे तो यही अच्छा है कि कुछ न देखे। फिर प्रजा की शिकायतें भी रोज पहुंचती ही रहती हैं। इतना सुनते सुनते तो कान बहरे हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि कान ही बंद कर लें। अब रह गया एक बंदर जिसने अपने मुंह पर हाथ रखा है। इसे कोई उठाने का काम ही न ले। अगर सरकार इसे उठाती है तो बिना बोले उसका पेट फूल जाएगा और बिना खाए शरीर सूख जाएगा। इसलिए सरकार ने जबरदस्ती उसे उठाकर प्रजा के घर रखवा दिया है। ना तो वह शोर करे ना भोजन। इससे एक तो देश में शांति रहेगी, दूसरी भोजन की समस्या भी हल्की हो जाएगी। गांधी जी की धाय, गांधी जी की बकरी भी कम बेश कीमती नहीं है। पहले तो सुनते हैं कि पड़ोस की कुछ हरिजन माताएं ही उसके लिए दौड़ी, परंतु सरकार ने रोक लगा दी। कितनी बेशकीमती चीज केवल कुछ बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं दी जा सकती। दूसरे, अभी स्वराज का शिशु बहुत छोटा था, उसकी भी माँ 7 समंदर पार चली गई। ऐसी हालत में उसके लिए बापू की बकरी से बढ़कर स्वस्थ दूध किसी का नहीं हो सकता था। बकरी स्वराज के पैताने बांध दी गई। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह स्वराज का बच्चा है या राक्षस जन्मा है, जो अभी इसी उम्र में लोगों को बेकाज ही नोच खसोट लेता है। मुरव्वतन लोग बोलते नहीं हैं, वह पंजे चला देता है। गांधी जी का चश्मा, कमानी वमानी को देखते हुए तो चश्मा मालूम ही पड़ता है, मामूली ही मालूम पड़ता था। इसलिए उसकी जोर बड़े बड़े लोगों की निगाह नहीं गई। बेचारे देहातियों की आंखें यूं ही बहुत खुली खुली रहती हैं, इसलिए वे इस अनबट को आंखों पर थोपना नहीं चाहते थे।
वे भी उससे उदासीन रहे। सत्य को देखने वाली इस दिव्य दृष्टि का महत्व समझा तो नेहरू जी ने। उन्होंने उसे उबारा ताकि उसके जरिए तमाम दुनिया को राह की बातें दिखाई पड़ें, लेकिन सुनते हैं वह उनकी आंखों पर ठीक तरह से बैठ ही नहीं रहा है। इसलिए वे उसे केंद्रीय मंत्रालय को देना चाहते हैं। गांधी जी की घड़ी। नेताओं में तो घड़ी सबके पास है और वह भी बेशकीमती, इसलिए बापू की घड़ी के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का सवाल उठा ही नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, इसे मैं पार्लियामेंट के भवन में रखना चाहता हूँ। घड़ी ठहरी काल की टुकड़ी। इसी की वजह से ज़माना गांधी जी की टेंट में था, अब इसी के कारण ज़माना हमारी सरकार की टेंट में होगा। पता नहीं क्या बात है कि वह घड़ी उल्टी चल रही है और उसी को देखकर सरकार का नारा है कि हम पुराने युग में लौट चले। उसी के प्रमाण पर सरकार अक्सर दिन को रात कह बैठती है और सबको अपनी घड़ी उसी से मिलानी पड़ती है। बड़ी अच्छी चीज़ है। गांधी जी की लाठी। अहिंसा तो लाठी में ही मूर्तिमान हो उठती थी, यही लोगों का कहना है। अंग्रेजी ज़माने में सिपाहियों को बंदूकें दी गई थीं, जिससे अक्सर खून खराबा हो जाता था। इसलिए सरकार ने गांधी जी की लाठी पुलिस में बंटवा दी ताकि देश में शांति स्थापित करने के लिए वक्तन फक्तन उससे काम लिया जा सके। घोषित किया गया कि गांधी जी की भी यही इच्छा थी। गांधी जी का चरखा। चरखा तो गांधी जी का सुदर्शन चक्र ही ठहरा। औरतें उसे लेने के लिए मार करने लगी। बिरला जी ने कहा, इसका सीधा संबंध मिलों से है। बापू की यही इच्छा थी कि अब मिलों की जगह चरखा ही चले। विदेशी कपड़ों का मुकाबला इसी के द्वारा संभव है। नेताओं ने भी सिर हिलाया और वह चक्र बिरला जी के हाथ पड़ा। सुनते हैं अब उचित हाथ में पड़कर इतना महीन कपड़ा बुनने लगा है कि पहनने पर मालूम ही नहीं पड़ता। बिरला जी का कहना है कि देश में सबके शरीर पर काफ़ी कपड़ा हो गया है, लेकिन वह इतना महीन है कि लोग नंगे दिखाई पड़ते हैं। करामात चरखे की द्रौपदी की लाज वही बुनता है। गांधी जी की चप्पल। चरण पादुका लेकर ही तो भरत जी ने अयोध्या का राज्य किया था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपना अधिकार समझा और उसे सिंहासन पर रखकर राजकाज का दुर्वह भार संभाला। आखिर यह काम कर ही कौन सकता था। सबने नतमस्तक होकर शुभ कार्य किया। इस तरह गांधी जी की सारी वसीयत लोग बांट चले। वे तो ठहरे साधु संत, इन सब चीज़ों के सिवा उनकी अपनी कही जाने वाली चीज़ तो कुछ थी नहीं। आश्रम को भी उन्हीं का समझिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य ने उस पर दखल देना उचित न समझा, इसलिए उसके महंत कुछ दूसरे जन हो गए। लेकिन इन सब से भी बड़ी प्राणों से एकदम उनकी अपनी एक और चीज़ थी, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वह थी भारत की कोटि कोटि जनता। सौत के बेटे की तरह वह धूल में पड़ी थी और उत्तराधिकारियों में से किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। सबकी आंखें सिंहासन की ओर लगी थीं। जब बापू की सारी वसीयत लेकर लोग आगे चलने लगे तो धूल से भरी हुई धरती के धड़कते हुए दिल से बापू बोल उठे, और यह धूल धूसरित जनता, इसे कौन संभालेगा। सरकार ने बिना मुंह फेरे जवाब दिया, हम ही सब कुछ लें, हमने तो इतना लिया ही है, अब कुछ दूसरे बेटे भी संभाले। देखता हूँ तो आज वह वसीयत, सजीव वसीयत, धूल झाड़ कर खड़ी हो गई है और कह रही है कि अब अपने को हम ही संभालिए, अब अपने को हम ही संभालेंगे।